नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शाम 7 बजे के यूपी तक के लाइव में, जिसको कहते हैं मुद्दे की बात। और जहां बात होती है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और राजनीति की जो बयान है वो इस वक्त चल रही है कि भैया किस किस के जो पत्ते हैं वो कटने वाले हैं। हमने बात की वरुण गांधी, मेनका गांधी को लेकर, और आज बारी है संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र यादव की। अब आप ये सोचेंगे कि इसका कनेक्शन क्या है, तो हम आपको समझा देते हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के इस वक्त काफी करीबी हो गए हैं। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है और वो लगातार बिलौस होकर बातचीत कर रहे हैं, लगातार एक मुद्दे पर फायर हो रहे हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं। और घेरने का एक स्तर जो है वो कह सकते हैं कि एक पायदान नीचे है। और वहीं उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और बनी हुई हैं। और लगातार अगर आप उनके सोशल मीडिया पोर्टल्स को जाके, उनके सोशल मीडिया हैंडल को आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिल रही है। उनके पीछे जो बैनर पोस्टर है उसमें अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, उसके अलावा जेपी नड्डा, इन तमाम लोगों की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी दोबारा बदायूं से टिकट देगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर वो नहीं देती है तो क्या उनके पिता उन्हें सपा में ले आएंगे, और अगर सपा में ले आएंगे तो क्या उन्हें वापस बदायूं से टिकट मिलेगा, इस पे भी सवाल है। क्योंकि बदायूं से जो दावेदार है वो समाजवादी पार्टी में धर्मेंद्र यादव है, जो मुलायम सिंह यादव के सबसे खास रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें वो सीट दी थी और उसके लिए वो हमेशा रहते भी हैं खड़े, और बदायूं में उनका अपना क्रेज भी है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव के भाई भी हैं, आजमगढ़ में चुनाव लड़ के हार चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बदायूं उनकी सीट हो सकती है। अब ऐसे में अखिलेश यादव क्या मानेंगे इस बात पर, या फिर संघमित्रा मौर्य को कोई और सीट दी जाएगी, या बीजेपी उन्हें अपने पास रखेगी? आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल है, हमारे बगल में बैठे हुए हैं अमीश जी यूपी तक .in के हेड हैं, जो आप वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप जाकर ऐसी स्टोरीज पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है सैयद कासिम जी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बारीकी से समझते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं आज तक .in के कंटेंट एडिटर जो है वो कबूल अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कबूल जी की अगर आप कॉपियां पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसको कितने महीन तरीके से वो समझते हैं और कितनी बारीकियों से समझते हैं, ये आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ आप इन्हें लगातार यूपी तक पर सुनते भी रहे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो किस तरीके का अनुभव रखते हैं यूपी की राजनीति पर। और हम आज बात करेंगे धर्मेंद्र यादव वर्सेस संघमित्रा मौर्य पर। पहला सवाल सैयद कासिम जी मैं आपसे लूंगा, क्या है इस सीट पर खेल? क्या बीजेपी अभी संघमित्रा मौर्य को लेकर सोच रही है? देखिए, बीजेपी संघमित्रा मौर्य को लेकर क्या सोच रही है ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि संघमित्रा मौर्य ने जिस चुनाव 2022 का हुआ है वहां अपने पिता के लिए जिस तरह से प्रचार किया था वहां पहुंची थी, और वहां पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ था वो किसी से छुपा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ढके छुपे विरोध को जब बर्दाश्त नहीं किया जाता है तो संघमित्रा मौर्य के खुले विरोध को जब जाके उन्होंने उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने पिता के पक्ष में प्रचार किया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में इसलिए नहीं जा रही है कि वो अभी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य अब सिर्फ संघमित्रा मौर्य को लेकर नहीं, संघमित्रा मौर्य के साथ साथ वो उत्कर्ष मौर्य के लिए भी परेशान है। और समाजवादी पार्टी में वो उनके लिए वो जगह तलाश कर रहे हैं जो होनी चाहिए थी। अब जैसा कि आपने सवाल बताया कि धर्मेंद्र यादव की वो सीट थी और धर्मेंद्र यादव को वो सीट मुलायम सिंह यादव ने दी, तो मुलायम सिंह यादव ने तो यही किया, संभल में सीट तैयार की, रामगोपाल को दे दी, यहाँ तैयार की, धर्मेंद्र को दे दी। वो सीटें तैयार कर करके अपने परिवार वालों को तैयार की, अखिलेश को दे दी, सीटें तैयार कर करके परिवार को देते रहते। और वो सीट ऐसी है कि वहां पर कभी शेरवानी जो थे वो एमपी हुआ करते थे, एक बार बहुजन समाज पार्टी से डीपी यादव वहां पे एमपी रहे। संघमित्रा मौर्य ने वहां पर हराया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चीज थी कि धर्मेंद्र को हरा के वो सीट छीनी थी, और वो भी गठबंधन था उसमें हरा दिया था। लेकिन भाजपा उनको टिकट देगी, इस पे बहुत संशय है। मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा सा इस पे अगर ये कहा जाए कि भाजपा दे देगी तो थोड़ा सा अजीब सा जवाब होगा। मुझे लगता है कि उम्मीद वहां ना के बराबर है। अब क्या समाजवादी पार्टी वहां पर संघमित्रा मौर्य को देगी टिकट? समाजवादी पार्टी से क्या स्वामी प्रसाद मौर्य दिला पाएंगे टिकट? ये भी एक बड़ा सवाल है, और ये अभी चर्चा में आगे सवाल आ ही जाएगा। उसमें अभी कूल भाई भी हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वर्तमान में आज की डेट में जो पहला आपका सवाल है कि संघमित्रा मौर्य को क्या भाजपा टिकट देगी, मुझे इस पे बिल्कुल यकीन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर संघमित्रा मौर्य को रिपीट करेगी।
वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुशवाहा मौर्य कैंडिडेटों की कमी नहीं है, और संघमित्रा मौर्य यहाँ से जाके वहां चुनाव लड़ी है, तो वहां लोकल उनको लड़ने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। ऐसे में वो संघमित्रा मौर्य मजबूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। संघमित्रा के लिए भाजपा मजबूरी हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में उनका टिकट है कि नहीं है इसको संशय है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट एक जीत की गारंटी के रूप में होता है, और जब वो रह चुकी हो, नया समीकरण बन गया हो, जातियों का नया समीकरण बन गया हो, यादव के खिलाफ एक पिछड़ा अच्छा कैंडिडेट मिल गया हो, ये सारी चीजें देखते हुए उनकी जरूरत तो है टिकट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जरूरत मुझे नहीं लगता है संघमित्रा मौर्य उनकी जरूरत होगी। रजत भाई। जी 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 कासिम सर, कबूल भाई मैं आपके पास आता हूँ। इससे पहले चूंकि हम लोग इस डिबेट को अपने तमाम प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमने अपने दर्शकों से एक सवाल पूछा है कि क्या बीजेपी संघमित्रा मौर्य को टिकट देगी। इस सवाल का जवाब हाँ या ना में आपको देना है। जैसा कासिम सर बोल रहे थे, आपको इस बात में बहुत संकेत भी मिल रहे होंगे कि अनुभव क्या बता रहा है, इतिहास क्या बता रहा है कि भविष्य कैसा होगा। तो इसका जवाब दीजिए, और रजत जब इस कार्यक्रम को क्लोज करेंगे तो आपको इस पोल के नतीजे बताएंगे। और साथ में एक अपील ये भी कि जो हमारे दर्शक हैं वो अपने सवाल भी पूछें उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े, इस डिबेट से जुड़े, जिन्हें हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। कबूल भाई, जो उत्तर प्रदेश की सियासत चल रही है, आज हम लोग संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र यादव को लेकर बातचीत कर रहे हैं, खासकर बदायूं सीट को लेकर। लेकिन एक हमारे दर्शकों को समझने के लिए, चूंकि आपका इंट्रो रजत ने ऐसा दिया, तो उस इंट्रो को थोड़ा आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और थोड़ा डिटेल हमको ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासत का आखिर क्या क्या सियासत, ये कैसी सियासत है कि खुद वो सपा में है, चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले वो गए थे समाजवादी पार्टी में, यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर का पद छोड़ के योगी सरकार का। फिर वो लगातार रामचरितमानस की चौपाई जैसे विवादों को सुलझाए हुए हैं, और लगातार जाति को लेकर वो योगी सरकार पर आक्रामक है। और उधर उनकी बेटी बीजेपी की सियासत करे, जैसा कि रजत ने बताया कि अगर हम संघमित्रा मौर्य के ट्विटर हैंडल पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिल रही हैं। यानी अभी वो इस बात को लेके मुतमईन बिल्कुल नहीं हुई है, या उन्होंने बिल्कुल मन ऐसा नहीं बनाया कि बीजेपी टिकट काट ही देगी। कहीं ना कहीं उनको कोई आस तो बची होगी, तभी वो सक्रिय है। तो ये कैसी राजनीति है कि दोनों तरफ चल रही है, सपा में पिता, भाजपा में बेटी? देखिए, दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो है भारतीय जनता पार्टी से ही समाजवादी पार्टी में आए, और उनके भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ही जो है संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद चुनी गई थी। ठीक है, संघमित्रा निश्चित तौर पे अभी भारतीय जनता पार्टी में है, और वो इस बात को भी बार बार जिक्र कर रही हैं कि मैं 2024 का चुनाव, वो उनके पोस्टर, उनके ट्विटर हैंडल से नहीं, बल्कि उनकी जुबानी भी ये है कि 2024 का चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी से बदायूं से लड़ेंगे, ये उनको है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम रामचरितमानस के विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा अलग अलग, दोनों बाप बेटी जो हैं एक ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं। संघमित्रा जो है संसद तक में अपने आप को बौद्धिस्ट होने का प्रूफ जो है वो दे चुकी हैं। जब भी वो अपने स्पीच की शुरुआत करती हैं तो नमः बुद्धाय से शुरुआत करती हैं। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा है वही संघमित्रा की विचारधारा है। वो भले ही आज भारतीय जनता पार्टी में है, वो रामचरितमानस पे बोलने से बच रही हैं, लेकिन जब भी बोलेंगी वो अपने पिता के ही लाइन पर बोलेंगी, उससे अलग संघमित्रा मौर्य नहीं बोलेंगी। एक बात तो ये कि दोनों की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन राजनीति जो सियासी मुफाद है वो दोनों के अलग अलग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को 2022 के चुनाव में लगा कि हमें समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए। उनको लगा क्योंकि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं को टिकट काट रही थी, उन्हें लगा कि ये झटका हम दे के, और अगर हम उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो एक बड़ा चेहरे के तौर पे हम होंगे। इसलिए उन्होंने उस वक्त जो है राजनीतिक पाला बदलने में अपना दांव चला, और भले ही वो जीत नहीं पाए चुनाव, लेकिन उस वक्त संघमित्रा का आना कोई वो नहीं था, क्योंकि संघमित्रा उस वक्त सांसद हैं और सांसदी का चुनाव अब होने जा रहा है अगले साल। तो और अभी भी संघमित्रा जो है वो अभी भी अपने आप को बीजेपी के कैंडिडेट बता रही हैं, अगला चुनाव बीजेपी के सिंबल पर लड़ने की बात कर रही हैं। लेकिन संघमित्रा मौर्य की जो सियासत है और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सियासत है
उसके देखते हुए एक बार तो ये शंका होती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या संघमित्रा मौर्य को टिकट देगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की छीछल इधर करने के लिए भी वो संघमित्रा मौर्य पे दांव खेल सकती है। एक हो सकता है क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का है, और ये हमने देखा है कि पिता कहीं हैं और बेटे कहीं हैं, दोनों अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते रहे, कभी कभी तो आमने सामने भी लड़ जाते रहे, और भारतीय जनता पार्टी इसको बखूबी इस्तेमाल करती रही है। तो मुझे लगता है ये दोनों संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो खेल है वो समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में बदायूं सीट से सिर्फ संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र यादव ही दो कैंडिडेट दावेदार नहीं। अगर संघमित्रा मौर्य का टिकट भारतीय जनता पार्टी में कटता है और समाजवादी पार्टी में आती हैं, तो संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र यादव के अलावा तीसरा भी एक वहां चेहरा है, वो है सलीम शेरवानी। तीनों ऐसे हैं, धर्मेंद्र यादव, सलीम शेरवानी और क्या कहते हैं संघमित्रा मौर्य, तीनों के पास एक बड़ा वोट बैंक है। बदायूं की जो संसदीय सीट के समीकरण देखेंगे तो वहां 4 लाख यादव है, 3.5 लाख जो है मुस्लिम है, 4.25 लाख मुस्लिम है, और करीब 3 और 3.25 लाख के बीच में वहां साक्य कुशवाहा सैनी वोट है, जो समुदाय से संघमित्रा मौर्य आती। 2 लाख वोट वहां पे दलित वोट है, 2.25 लाख, तो वहां और करीब 1.25 लाख वहां पे ब्राह्मण वोट है। तो वहां का जो सियासी समीकरण है वो इन्हीं तीनों सलीम शेरवानी, धर्मेंद्र यादव और संघमित्रा मौर्य के इर्द गिर्द पूरा सिमटा हुआ है। अगर संघमित्रा मौर्य सपा में आती हैं और समाजवादी पार्टी संघमित्रा को कैंडिडेट बना देती है, ऐसे सूरत में मुझे लगता है तब भारतीय जनता पार्टी वहां पे खास तौर से डीपी यादव के रूप में एक बड़ा दांव चल सकती है, और वो यादव वोट के साथ बाकी जो वोट है उसको साधने के लिए डीपी यादव वहां पे लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं अमीश भाई, हारते हुए भी वो हमेशा 2.5 लाख, 3 लाख और कभी कभी नंबर 2 की पोजीशन पे भी वो नजर आए हैं। मुझे याद है डीपी यादव अपनी पोजीशनिंग भी एक्टिव कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, मैं अभी वहीं पे आ रहा हूँ। और डीपी यादव खास तौर से मैं आपको बताऊं तो एक उन्होंने प्राइवेट कंपनी हायर की है अपनी प्यार को डेवलप करने के लिए बदायूं में, जो उनके तमाम सोशल मीडिया से लेके तमाम चीजों पे उनकी गतिविधियों को, उनकी इमेज को डेवलप करने के लिए वो लगातार कोशिश में है। तो एक पूरा खेल ये है कि बदायूं में किस तरह का समीकरण बन रहा है। अगर वहां पे ऐसा होता है तो एक तरह से यादव वोट जो है हमेशा अपने जो सशक्त होता है, और जब मान लिया धर्मेंद्र नहीं लड़ेंगे और ऐसे में डीपी भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं, तब वहां यादव वोटों की असली परीक्षा होगी। मुझे लगता है एक अगर वहां पे समाजवादी पार्टी संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं देती और धर्मेंद्र यादव कैंडिडेट बना देती है, तब भारतीय जनता पार्टी किसी यादव के बजाय किसी गैर यादव ओबीसी पे दांव खेले। तो मुझे लगता है कि बदायूं का समीकरण है, और ऐसे में वहां बसपा भी जो है इन दोनों के बीच में एक मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पे किसी को खेल सकती है। तो मुझे लगता है कि बदायूं का चुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत अहम होने जा रहा है। और जो मेरे सूत्र और तमाम लोगों से मेरी बात हुई, उससे एक बात और निकल के आ रही है। अगर संघमित्रा मौर्य का टिकट कटता है तो संघमित्रा मौर्य को वहां से अगर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ाती है, तो समाजवादी पार्टी उन्हें ऐसी जगह 2 सीटें और हैं जो उनके निशाने पे हैं, समाजवादी पार्टी वहां पे दांव खेल सकती है। पिछले 3 चुनाव से समाजवादी पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही। एक सीट है एटा, एक है फर्रुखाबाद, ये दोनों जगह साक वोट बहुत ज्यादा है। तीसरी सीट जो है वो मैनपुरी थी, मैनपुरी से डिंपल यादव है, तो मुझे लगता है वहां से कोई संभावनाएं बन नहीं सकती है। एटा बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जहां से कल्याण सिंह के बेटे लगातार 2 बार से राजवीर सिंह सांसद हैं, उससे पहले कल्याण सिंह सांसद हैं। लेकिन वहां पे एक और बड़ा कैंडिडेट है, वो है देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, 99 में और 2004 में, और 2014 में वो महज कुछ मतलब 10% वोटों से वो चुनाव हार गए थे। तो मुझे लगता है कि वो भी सीट है। दूसरी फर्रुखाबाद है, लगातार 2 बार से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुकेश राजपूत सांसद बन रहे हैं, तो एक संभावना ये है। और दूसरी एक सीट है आंवला की, जो बदायूं से लगी हुई है। बदायूं से संघमित्रा मौर्य, और मुझे जो लगता है वो वहां की नब्ज को टटोलना चाहा, लेकिन वहां पे संघमित्रा के चुनाव लड़ने की संभावना नहीं बन रही है। मुझे लगता है कि वो सीट
स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं। अगर लोकसभा लड़ेंगे तो आंवला से स्वामी प्रसाद मौर्य भी कैंडिडेट बन सकते हैं, क्योंकि आंवला की सीट है जो है वहां पे 6 लाख मुस्लिम वोटर है, 3.5 लाख वहां पे साक वोटर है और 3 लाख करीब वहां यादव वोट है। ये वोट मिला के 10-12 लाख के ऊपर बन रहा है। तो मुझे लगता है बदायूं सीट पे थोड़ी सी भी अगर छेड़छाड़ होती है तो वो कई सीटों पे असर डालेगी, कई सीटों की संभावनाओं पे नजर डालेगी। और मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से ओबीसी, गैर यादव ओबीसी पॉलिटिक्स को लेके और भारतीय समाजवादी पार्टी के कास्ट पॉलिटिक्स के एजेंडे को सेट करने की कोशिश में लगे हैं, तो मुझे लगता है कि इतना जो है ऐसा नहीं है। अगर उनकी बेटी आती है तो समाजवादी पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाने की संभावनाएं जरूर तलाशेगी। वो भले ही बदायूं से न लड़ाए, कहीं और से लड़ाए, तो वो कहीं से न कहीं संभावनाएं बनेंगी। लेकिन 2024 का में चुनाव में जो बदायूं सीट है उसका मुकाबला जो है मुझे लगता है काफी दिलचस्प होने जा रहा है। वो सपा, बसपा और भाजपा तीनों एंगल से हम बता रहे हैं और ये तीनों एंगल के समीकरण बन रहे हैं। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी संभावना है। बिल्कुल। हमारे साथ कुमार अभिषेक जी भी जुड़ चुके हैं, जो लखनऊ से जुड़े हमारे साथ, ब्यूरो चीफ है यूपी तक के। और कुमार जी, सवाल जो चर्चा चल रही है संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र यादव को लेकर, सवाल ये भी है जिस बात का जवाब अभी पूर्व जी दे रहे थे, सीट है जहां पर नब्ज भाप रही है संघमित्रा मौर्य, वहां से समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। एक चर्चा ये भी है कि मेनका गांधी भी उस सीट को लेकर अपना एक तरीके से कुछ कोशिश में है कि वहां से वो चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ सकते हैं और इसके साथ एक सीट वो भी है जिस पर आरपीएन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है। आपको क्या लग रहा है कि संघमित्रा मौर्य, अभी सबसे बेसिक सवाल तो मैं आपसे पहले यही लूंगा कि यही मैं कहना चाह रहा था, क्या वो बीजेपी में बनी रहेंगी कि नहीं बनी रहेंगी? तो चूंकि आपको लगातार नेताओं से आपकी मुलाकात होती रहती है, तो क्या बीजेपी में उनको लेकर सहज है या असहज स्थिति है? सपा में कितनी सहजता है उनको लेकर, ये भी सवाल है। जिस तरीके से अभी तक बीजेपी के ही रंग ढंग में नजर आ रही है, तो अपने पिता के चुनाव की बात छोड़ दी जाए तो उनके अगर आप देखेंगे तो वो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं, उनके पीछे के आप पोस्टर देखेंगे तो बिल्कुल भाजपा ही है। अभी क्या दिख रहा है आपको दोनों पार्टियों में संघमित्रा मौर्य को लेकर? देखिए रजत, संघमित्रा मौर्य क्या करेंगे उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बीजेपी ने जो अपने सबसे टफ सीटें उन्होंने जो अपने लिए चुन करके रखी हैं, उसमें सबसे टफ सीटों में इस वक्त बदायूं सीट है। यानी कि जो बीजेपी के संगठन ने और संगठन के जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने कुछ आइडेंटिफाई की हैं सीटें, जो हमारी जानकारी है उसमें 9 ऐसी सीटें उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखी हैं जहां से उन्हें डर लग रहा है, जो उनको मानना है कि ये सीटें ऐसी हैं जो अच्छी फाइट होगी, जहां पर कुछ भी हो सकता है उसके परिणाम। तो उसमें बीजेपी का सांसद रहते हुए वो बदायूं सीट उसमें सबसे अहम है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि बदायूं सीट इस बार पार्टी के लिए आसान नहीं है। दूसरी बात, इस बार धर्मेंद्र यादव के लिए वो सीट ज्यादा मुफीद है, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोग भी मानते हैं। और चूंकि धर्मेंद्र यादव का वहां कह सकते हैं कि वो सीट पर रिश्ते ऐसे हैं कि वो वहां के बिल्कुल अगर चुनाव लड़ने कहीं बाहर भी गए तो वो बेमन से गए या यूं कहें भेजे गए। लेकिन कहते हैं किसी का जिसका प्राण बसना, तो उनका प्राण बदायूं में बसता है। ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है। रही बात संघमित्रा मौर्य की, देखिए संघमित्रा मौर्य को लेकर बीजेपी के भीतर भी एक कंफ्यूजन की स्थिति है। संघमित्रा मौर्य को लेकर बीजेपी के भीतर भी एक असहजता है और बीजेपी के भीतर के भी जो नेता हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई आखिर संघमित्रा मौर्य को लेकर के बहुत क्लैरिटी क्यों नहीं हो रही, संघमित्रा मौर्य खुद बहुत इस मामले में साफगोई से क्यों बातें नहीं कह रही, खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान आए और उसके बाद कि भाई पिता इस तरीके से उन्होंने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी और बीजेपी के जो सोच है उसके खिलाफ, और जो बेटी हैं वो बीजेपी की सांसद बनी हुई है। सिर्फ सांसद ही नहीं है, बकायदा जब विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से उन्होंने खुद को बीजेपी के करीब दिखाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। जो कैंपेन चला था कार्यकर्ताओं को बनाने का, उसमें वो अव्वल थी। माइक्रो डोनेशन का जो एक कैंपेन चला हुआ था अपने कार्यकर्ताओं से, उसमें वो उस वक्त अव्वल थी। तो वो अपने को बीजेपी में पूरी तरीके से रख रही हैं, दिखा भी रही हैं। लेकिन बीजेपी के सामने भी समस्या ये है कि
स्वामी प्रसाद मौर्य का टैग उनके साथ लगा हुआ है। ऐसी स्थिति नहीं है कि उनको स्वामी प्रसाद मौर्य से बिल्कुल अलग करके देखा जा रहा है। अदिति सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने सीधे सीधा सवाल उठाया था कि भाई उनको या तो पार्टी उनके बारे में कोई फैसला ले। आखिर वो कैसे हो सकता है कि वो पिता से भी के साथ भी संबंध में उनके संबंध हो और वो बीजेपी से सांसद भी रहे। तो बीजेपी के भीतर एक असहज स्थिति उनको लेकर के बनी हुई है। समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि अगर संघमित्रा मौर्य बीजेपी छोड़ती हैं तो उन्हें चुनाव लड़ाना पड़ेगा। मेरा मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव नहीं लड़ेंगे पार्लियामेंट का, क्योंकि वो पहले से ही वो विधानसभा में है, विधान परिषद में है, और विधान परिषद में नेता के तौर पर एक तरीके से। और अगर उनका स्ट्रेंथ पूरा हो जाए समाजवादी पार्टी का, तो वो नेता विपक्ष हो जाएंगे। विपक्ष के नेता का जो दर्जा है वो मिल जाएगा अगर उनका स्ट्रेंथ 10 के स्ट्रेंथ अगर उनकी पूरी हो जाती है। तो मुझे लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी संघमित्रा मौर्य को टिकट दे सकती है। और संघमित्रा, जो हमारी अंदरूनी जानकारी है उसके मुताबिक, उनको कई सीटें ऑफर की जा सकती हैं। वो आंवला लड़ लें, वो चाहे तो कासगंज लड़ लें, एटा या कासगंज में से कोई एक सीट लड़ लें। कुछ इस तरीके की बातें जो है वो समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि बदायूं सीट धर्मेंद्र यादव से ली जाए, और चाहती है कि धर्मेंद्र यादव अपनी उस सीट को पर वापस जाए। तो एक सहमति अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये सीट वो छोड़ करके संघमित्रा मौर्य को कोई दूसरी सीट दे दी जाए और उसके लिए वो तैयार हो जाए, वो बीजेपी छोड़ने को तैयार हो जाए, या फिर बीजेपी को ये लगे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कहें, उनकी बेटी को वो अपने साथ मजबूती से रखेगी, तब ये बातें बन सकती हैं कि हो सकता है कि वो या तो बीजेपी से लड़ लें या फिर समाजवादी के पार्टी के पास भी उनके ऑप्शन खुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी चाहती जरूर है कि वो समाजवादी पार्टी से दूसरी सीट से अगर वो लड़ना चाहे तो वो चुनाव लड़ सकती है। समाजवादी पार्टी के भीतर की जो स्थिति है ये मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के भीतर बहुत सहज स्थिति नहीं है। बहुत मामलों में चुनाव लड़ने के पहले उनको क्लियर करना पड़ेगा कि क्या है पूरा मामला, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरीके का माहौल बीजेपी के भीतर बना हुआ है वो भी बहुत आसान नहीं है कि बीजेपी बहुत आसानी से इन चीजों को पचा पाए। तो आज की स्थिति में जो हालात है उसे देखते हुए मेरा मानना है कि संघमित्रा मौर्य के लिए समाजवादी पार्टी मुफीद है। बेशक उनकी सीट बदल जाए, लेकिन बीजेपी के संगठन के मुताबिक अगर संघमित्रा मौर्य बीजेपी में ही रहना चाहती हैं, क्योंकि बीजेपी के पास बदायूं से फिर कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो कि टक्कर दे सके, जो जीत सके। वो स्वामी प्रसाद मौर्य ही ऐसे नेता थे जिन्होंने कि उस सीट को एक तरीके से निकाला था। और बीजेपी का वो दौर था, दौर रहा जब गैर यादव ओबीसी का कार्ड पूरा जम करके चला था। लेकिन अब सब कुछ घालमेल हो गया, कोई ऐसी चीज वहां गैर यादव ओबीसी और उसमें भी स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी के साथ है, इसलिए बहुत कुछ जो समीकरण है वो ग्राउंड लेवल पर बदल गए हैं। तो मेरा मानना है कि बीजेपी के भीतर अभी बहुत क्लैरिटी इस बदायूं सीट को लेकर नहीं है। बदायूं सीट पर कौन लड़ेगा इसे लेकर के भी क्लैरिटी नहीं है, और यही स्थिति समाजवादी पार्टी के भीतर भी है। लेकिन एक स्ट्रांग बात जो निकल करके आ रही है वो ये कि बीजेपी में पिता पुत्री दोनों लोग असहज ज्यादा है, समाजवादी पार्टी में इनकी सहजता कहीं ज्यादा है। अब देखना यह है कि ये फैसला आखिर होता क्या है। अगर संघमित्रा मौर्य मजबूती के साथ बीजेपी से खड़ी रही, बीजेपी के साथ लड़ने की कोशिश करती रही है, बीजेपी को भी लगता है कि उनको पिता से अलग करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, तो वो बीजेपी से भी लड़ सकती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव ज्यादा होगा। जी कासिम सर, कुमार अभिषेक जी ने भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें अराउंड की इस डिबेट में। तो यह है कि बीजेपी सहज नहीं है संघमित्रा मौर्य को लेकर, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य इतने ज्यादा आक्रामक हैं कि बीजेपी का सहज न होना स्वाभाविक है। लेकिन बीजेपी के लिए यह सीट फंसती नजर आ रही है। बदायूं जिस तरह का समीकरण अभी कुमार अभिषेक जी वहां का बता रहे थे कि कैसे स्थानीय समीकरण बदल गए हैं, जो 2019 में थे वो 2024 में होता नजर नहीं आ रहा है। और जो दूसरा सिनेरियो ये बन रहा है कि बीजेपी एक्सेप्ट करती रहे संघमित्रा मौर्य को, क्योंकि वो मजबूत कैंडिडेट हैं। तो 2024 में बीजेपी तो 80 सीटों को जीतने के ऊपर दांव चल रही है, तो वो नहीं चाहेगी। लेकिन हम लोग अभी कल इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि जब वो अपने नेता वरुण गांधी को लेकर सहज नहीं है, उनकी टिप्पणियों को स्वाभाविक तौर पर नहीं ले रहे हैं, उनका टिकट
बिल्कुल इस बात की आशंका है कि बीजेपी उन्हें कंटिन्यू नहीं करेगी, तो संघमित्रा मौर्य के भी समीकरण संकेत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक जो सीट को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव भी एक चेहरा है जो बदायूं सीट पर सबसे ज्यादा जिनके ऊपर स्टेक समाजवादी पार्टी की तरफ से लग सकता है। हमारे एक दर्शक हैं राजा राम लोधी जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है। सवाल क्या, उन्होंने अपनी एक राय दी है, इसी राय से जोड़कर मैं आपसे सवाल लूंगा। लोधी साहब का कहना है कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ नहीं छोड़ेंगे, और ये बात इस बात में वजन इसलिए भी है क्योंकि आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी के लिए एक ऐसी सीट है जिसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ये लोग लड़ते रहे, जीतते रहे, और इस बार उपचुनाव में वो सीट हार गए हैं। धर्मेंद्र यादव ही वो चेहरा थे जो उपचुनाव वहां लड़ रहे थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो अगर धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी बदायूं लेते आएगी तो आजमगढ़ का क्या? और जहां तक संघमित्रा मौर्य के लिए ये जिन ऑप्शंस की हम बात कर रहे थे, तो क्या उनके लिए ये सहज स्थिति नहीं होती कि वो अभी से अपने स्टैंड को क्लियर करती और समाजवादी पार्टी के साथ में आती? क्योंकि दो नावों की सवारी करने में तो कोई उचित परिणाम तो मिलता नहीं है। कासिम सर, देखिए अमीश भाई, कुमार भाई के पूरी डिटेल में दो चीजें उनकी बड़ी अहम थी। पहली ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो कमजोर सीटें रखी हैं उसमें सबसे कमजोर माना है इस सीट को, जबकि उनकी सांसद वहां पे मौजूद है संघमित्रा मौर्य, और वो भी नॉन यादव ओबीसी के बड़ा चेहरे के रूप में स्थापित हैं, और उन्होंने उस चुनाव को जीता है धर्मेंद्र यादव को हरा के। उसके बाद भी अगर ये है तो एक ऑप्शन उसमें ये खुला हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव नहीं लगाना चाहती, तभी उसको इतना कमजोर मानती है, पहली चीज। तो दूसरी चीज आपने पूछा कि आजमगढ़ का क्या होगा। आजमगढ़ भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत पुरानी और बड़ी मजबूत सीट नहीं है। आजमगढ़ सीट 1989 से बहुजन समाज पार्टी रामकृष्ण यादव जीतते हैं, उसके बाद फिर रमाकांत यादव उस पर बसपा जीते, 2 बार अकबर मड्डम की बसपा जीते, तो वो 4 बार वहां बसपा जीती है, 3 बार समाजवादी पार्टी जीती है, तो उनकी बहुत मजबूत सीट नहीं कही जा सकती है। और इस चुनाव में जब आपने देखा कि गुड्डू जमाली जब वहां उपचुनाव लड़ते हैं तो धर्मेंद्र यादव हार जाते हैं, भाजपा जीत जाती है, जबकि मुस्लिम वोट गुड्डू जमाली को 40% भी नहीं मिलता है। और ऐसे में गुड्डू जमाली इतने करीब अगर पहुंचते हैं तो लोकसभा के आम चुनाव में भी गुड्डू जमाली पूरा मुस्लिम लेके चले जाएंगे, तो वहां रिस्क लेने के लिए धर्मेंद्र यादव को नहीं भेजा जाएगा। मेरा अपना ये नजरिया है कि धर्मेंद्र यादव के लिए वो सीट अब इतनी सेफ नहीं। बात जो आंवला की हो रही थी, आंवला के लिए मेरे पास भी एक खबर मेरे पास अंदर से है, एक सूचना मेरे पास है, मेरी जानकारी मेरे पास है कि बरेली के एक पूर्व जो है विधायक और वहां पर एक वर्तमान विधायक के पिता, वो बहुजन समाज पार्टी के पूरी तरह से टच में, लेकिन आंवला चाहते हैं। वो लोकसभा बरेली उनको लड़ाए जाने की बात होती है, लेकिन वो आंवला चाहते हैं, आंवला से वो लड़ सके, क्योंकि जैसा कबूल भाई ने बताया आंवला में लगभग 6 लाख मुस्लिम वोट है। बदायूं में एक चीज जो अभी कबूल भाई ने भी कही, मैंने भी कही थी कि वहां से सलीम शेरवानी कई बार सांसद रहे। सलीम शेरवानी को इग्नोर करके समाजवादी पार्टी वहां जो चल गई, लेकिन अब आप राज्यसभा भेजेंगे जावेद अली खान को, और क्या कहते हैं लोकसभा में टिकट भी नहीं देंगे सलीम शेरवानी को। ऐसे में सलीम शेरवानी भी कहीं रुख कर सकते हैं, क्योंकि सलीम शेरवानी कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, इस बात का भी ख्याल हमको और आपको रखना होगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल सीटों में जिसको शुमार किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीट आसान भी बन सकती है इस समीकरण पे, अगर सलीम शेरवानी आ जाते हैं। और आंवला वाला रिस्क है कि वहां पर अगर वहां पर एक मुस्लिम रहता है बहुजन समाज पार्टी से, तो फिर वहां पर मुश्किल आ जाएगी, संघमित्रा मौर्य हो या कोई और। तीसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी, बहुत अच्छी बात कुमार भाई ने कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि हम इनको पिता से अलग करके अगर तौल के उनका किया जाए तो उनको लड़ा सकती है भाजपा। अगर भाजपा इसी तरह से सारे टिकट काटती रही तो मेनका गांधी का काटा, वरुण गांधी का काटा, संघमित्रा मौर्य का काटा, और क्या कहते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह का काटा, और उसके बाद साक्षी महाराज का काटा, तो 10 सीटें तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी गंवा देगी। जो मूड ऑफ नेशन में 70-75 दिखाई दे रही है, 55-60 भी नहीं ठहरेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के इस उसमें, चूंकि उत्तर प्रदेश में दारोमदार है और उत्तर प्रदेश के दारोमदार पर रिस्क भाजपा लेगी। मुझे लगता है जो कुमार भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तौल के और समझ बूझ के कही ठीक है संघमित्रा मौर्य ही लड़ जाए। जिस तरह से वरुण गांधी, मेनका गांधी, संघमित्रा मौर्य, ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसके बाद साक्षी महाराज, 6 लोग तो 5 लोग तो सामने दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये 4-5-6 लोग और जोड़ दिए तो 10-12 लोग ऐसे हैं कि जो सीट हराने में सक्षम है और जो लड़ते रहे हैं कहीं ना कहीं से। साक्षी महाराज हो या ब्रिजभूषण हो या मेनका हो या वरुण हो या अब संघमित्रा मौर्य पहले बसपा से लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी से लड़ी, तो ये वो लोग नहीं है जो घर बैठ जाएंगे। तो ऐसे में भाजपा रिस्क लेगी, मुझे इस पर संशय है। मुझे लगता है कि कुमार भाई जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आखिर में देख के उनको टिकट दे सकती है, जो मैंने पहले कहा था मैं उसे वापस देता हूं। एक ऑप्शन उनके लिए खुला हुआ है, लेकिन ये भी सही है कि अगर समाजवादी पार्टी में बनी रहती है, मतलब
भाजपा नहीं देती है, सपा में उनकी लाइन बनी हुई है, पिता बता रहे हैं कि 10 मामला ठीक है, तो समाजवादी पार्टी में उनको समायोजन करेगी। और जैसा कि कबूल भाई ने कहा कि एटा है या उधर की दूसरी सीटें जो भाजपा सपा जीत नहीं पाई है, राजवीर सिंह से, उससे पहले कल्याण सिंह से, उस सीट पे बहुत ज्यादा कुशवाहा मौर्य वोट है, वहां उनको ट्राई किया जा सकता है कि वो सीट छीन ली जाए। अब संघमित्रा मौर्य उस पर जाने को तैयार होती है, ये एक बड़ा सवाल है, ये देखने वाला होगा कि इस पे क्या हो सकता है। रजत भाई। बिल्कुल कासिम जी। कबूल भाई, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ कि बात ही हो रही स्वामी प्रसाद मौर्य की। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बातचीत हम कर रहे हैं, क्या उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी? क्या वो मौर्य वोट में या मौर्य समाज में इतने महत्वपूर्ण है कि वो अखिलेश यादव को वोट दिला सके? क्योंकि उनको भी एक बहुत ज्यादा महत्व लगातार समाजवादी पार्टी दे रही है। और इस चुनाव में, जिस चुनाव में कहा गया कि सबसे स्ट्रेंथली वोट जो है वो मौर्य समाज के लोगों ने किया, सबसे ज्यादा विधायक जो है वो कुर्मी कुशवाहा शाह के समुदाय से बन के गए, और वो बीजेपी की तरफ भी गए और वो समाजवादी पार्टी की तरफ भी गए। इस पूरे वोट बैंक में आपको क्या दिख रहा है कि 2024 में क्या रुख हो सकता है? बड़ा सवाल यह है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या केशव प्रसाद मौर्य बड़े मौर्य के नेता होंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े मौर्य के नेता होंगे? क्योंकि ये शायद अभी तक, जब तक वो साथ रहे हैं, जिस तरीके से अभी तक के रिजल्ट आए हैं, वो ये चीजें साफ नहीं करती, लेकिन 2024 में एक हद तक साफ हो सकता है। कबूल जी। देखिए रजत भाई, एक बात तो साफ है कि जो ये मौर्य समुदाय है, इसका वोट जो है उत्तर प्रदेश में 4 से 5-6% वोट है। ये अलग अलग जातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में उपनाम से बटे, साक, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, ये 4 उपजातियों के नाम से इनको जाना जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से, मतलब उन्होंने तो लोक दल से अपनी सियासत शुरू की, लेकिन जब बसपा में आते हैं और बसपा से विधायक बनते हैं तो उन्होंने अपने समुदाय के लिए बहुत काम किया। और वो स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्य समुदाय के बड़े नेता के तौर पर बनकर उभरे बसपा के अंदर। बसपा में रहे, बसपा में वो जिताते रहे और वो तमाम लोगों, मौर्यों की राजनीति को स्थापित करते रहे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो है अपनी सीट से विधायक बनते थे, मंत्री बनते थे। वो भले ही कभी डलमऊ से विधायक रहे, ऊंचा जो अब मानी जाती सीट, वहां से विधायक रहे, लेकिन काम हमेशा सहारनपुर के, मुजफ्फरनगर के, क्या पूर्वांचल के लोग करते रहे। इसी का फायदा उन्हें जब हुआ कि जब वो ऊंचा हार से 2007 का चुनाव हार जाते हैं तो फिर पूर्वांचल से जाके कुशीनगर से लड़ते हैं और जीत कर विधायक हो जाते हैं। वो इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि वो मौर्यों के बीच में जाके काम करते रहे हैं और मौर्यों को हराए। 2017 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों है जो एक साथ, बाबू सिंह कुशवाहा उस वक्त जो है बसपा से बाहर हो जाते हैं, तो जो मौर्य समुदाय होता है वो एक मुश्त जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा वोट देता है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है। लेकिन 2022 के चुनाव में जब स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर पार्टी में आए, जिस दिन उन्होंने पार्टी में छोड़ा है, आपको अगर याद होगा रजत भाई, तो उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी छोड़ते ही सबसे पहला बयान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखें, मैं बात करूंगा, ऐसा कुछ नहीं, छोटी मोटी होती हैं। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके केशव प्रसाद मौर्य मनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में रहे तब तक केशव प्रसाद मौर्य उनको देखना भी वो नहीं देखता था। उनको लगता था, और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ये लगता था कि केशव प्रसाद मौर्य कल के नेता आए हुए हैं, आने के बाद आज हमसे बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं और हम जो है मौर्यों के इतने बड़े नेता हैं और आज हम बस भारतीय जनता पार्टी में बहुत कमतर आके जाते हैं। तो ये भी एक स्वामी प्रसाद मौर्य को केशव प्रसाद मौर्य से का जो कंपटीशन था, वो फ्रस्ट्रेशन भी मुझे दिखता रहा है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जब पार्टी छोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य पे हमला करते हैं। उन्हें स्टूल का मंत्री, स्टूल में बैठने वाला मंत्री, किराए का, मतलब इस तरह की बातें करते रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ यही था कि मौर्यों का बड़ा नेता कौन। लेकिन ये एक ऐसी समुदाय है जो लगातार बदलती रही है। वैचारिक रूप से वो भले ही बड़ी आबादी बौद्धिस्ट रही हो, लेकिन उसका बड़ा तबका मौर्यों का, मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में 80% के आसपास उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इसी का नतीजा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने लड़ने वाला कुशवाहा
वो विधायक बन जाता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से हार जाते हैं और वहां पे उनको मुसलमानों का वोट तो मिलता है, लेकिन अपने समुदाय का वोट वो नहीं जोड़ पाते हैं और वो चुनाव हार जाते हैं। दूसरी चीज आइए, जिस सीट से ये लड़ते रहे हैं, इनके बेटे लड़ते रहे हैं, जो मेरी ही विधानसभा सीट है, वहां से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उनके संगठन के जाके, मुझे अभी नाम अचानक नहीं है, वो भी मौर्य हैं, वो पहली बार चुनाव लड़ने जाते हैं। वहां पे मैंने देखा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जुड़े रहे हैं, वो भी जो है वो अमरपाल मौर्य, हाँ, अमरपाल मौर्य के साथ प्रचार करते नजर आते हैं। तो एक तो यह है कि मौर्य समुदाय के अंदर पार्टी से ज्यादा अपने जाति के प्रति प्रेम है और वो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर अमरपाल मौर्य हो या फिर वो केशव प्रसाद मौर्य, जो जितना उगता हुआ सूरज होता है वो उसको सलाम करता है। उनको लगता है कि आज की तारीख में स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं। मेरे तमाम राजनीतिक हित केशव प्रसाद मौर्य से ज्यादा सच सकते हैं, इसलिए वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। लेकिन जैसे ही उसको लगेगा कि नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में अहमियत है, तो हो सकता है। और उसका रीजन यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 2022 के चुनाव में मौर्यों को न जाने की एक बड़ी वजह थी कि मौर्य समुदाय के लोग ये मान के चल रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को ऊंचाहार विधानसभा सीट से टिकट मिलेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको टिकट नहीं दिया। उसका नतीजा होता है कि उस पूरे इलाके में, खित्ते में, रायबली, प्रतापगढ़, फूल, वहां का मौर्य समाजवादी पार्टी के एंटी चला जाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य भी उस इलाके में प्रचार करने नहीं आते हैं। और इसका नतीजा मुझे रायबली सदर सीट पे दिखता है, जहां पे समाजवादी पार्टी बहुत मामूली वोट से हार जाती है। वो उसके पीछे रीजन होता है कि वहां का मौर्य समाजवादी पार्टी के बजाय भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देता है। अदिति सिंह जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, उनके जीतने में मौर्यों का वोट की भूमिका रही है और सिर्फ उसके पीछे एक ही रीजन था कि वहां पे ऊंचाहार सीट पे जो है उनके बेटे को टिकट नहीं दिया जाता, उसके जगह पे मनोज पांडे को दिया जाता है। तो एक बात तो यह है कि वहां पे मौर्यों का जो माइंडसेट है, वोटिंग पैटर्न है, वो कैसा है। अब बात आती है स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को निश्चित तौर पे बहुत बढ़ाया है, उनको हारने के बाद विधान परिषद भेजा है, संगठन में महत्वपूर्ण जो है पद दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टैंड से को डिनाई जो है अखिलेश यादव ने किया, पार्टी के रामगोपाल यादव ने, शिवपाल यादव ने डिनाई किया, लेकिन अखिलेश यादव ने उसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने इस बात को सदन के अंदर भी रखा और शूद्र पॉलिटिक्स पे उन्होंने सदन में अपनी बात रखी। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का विश्वास स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बना हुआ है और 2022 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य जब अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अपनी बेटी के लिए भी एक मजबूत बैटिंग कर सकते हैं। एक ये अब बात आती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या मौर्यों का वोट दिला पाते हैं, ये मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर होती है और मौर्य कहीं कैंडिडेट लड़ता है समाजवादी पार्टी के टिकट पे, तो निश्चित तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य उन सीटों पे मौर्यों, लेकिन अगर वो आपकी आवाज हेलो अगर किसी सीट पे मौर्य कैंडिडेट होता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य उसे टिकट दिला ले जाएंगे, तो उस वोट दिलाने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर उस सीट पे नहीं होगा तो मुझे लगता है उतना आसान नहीं होगा। जैसे बहुत सारी सीटें हैं जहां पे मौर्य कैंडिडेट नहीं लड़ेगा, 80 सीटों पर नहीं लड़ सकता, तो मुझे लगता है उन सीटों पे स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य दोनों की परीक्षा होगी, क्योंकि आज सत्ता में उत्तर प्रदेश की सियासत में केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो मुझे लगता है कि केशव का पल्ला यहाँ पे भारी हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना में। जी कबूल भाई, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, जो आपने बताया कि किस तरीके से मौर्य वोटिंग, जो मौर्य जाति है वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वोटिंग कर रही है, कि वो कैंडिडेट्स के ऊपर ध्यान रख रही है। मुझे याद है कि ये टैक्टिकल वोटिंग पहले ब्राह्मण किया करते थे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने विधायक और सांसद जिताया करते थे, लेकिन अब जब से वो 90% एक ही पार्टी को देने लगे तो उनसे ये टैक्टिकल वोटिंग का जो अधिकार है वो मौर्य जाति की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 10% माना जाता है कि ब्राह्मण वोटर्स हैं, जबकि ये मौर्य वोटर्स की संख्या करीब 4 या 5% मानी जाती है। अगर मैं गलत तो आप मुझे अमीश भाई एक बड़ी, हम थोड़ा सा और बता दूं, बड़ी दिलचस्प कहानी है। 2010 में
नगर पंचायत का चुनाव हुआ था। ऊंचाहारी नगर पंचायत में स्वामी प्रसाद मौर्य एक मुस्लिम को बसपा से टिकट दिलाते हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार होती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उस मुस्लिम को नहीं जिता पाते हैं, क्यों? और जबकि वहां का मौर्य एक मुस्त स्वामी प्रसाद मौर्य का अंधभक्त है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह दें उनके लिए आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको संपन्न किया था। लेकिन उन्होंने चुनाव में एक बीजेपी से लड़ने वाली मौर्य कैंडिडेट होती है, उसको वोटिंग कर देते हैं एक तरफा, और स्वामी प्रसाद मौर्य दिला पाते हैं, और वो महज 34 वोट से वो नगर पंचायत का चुनाव हार जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितने ग्रास रूट पे मौर्यों के अंदर कास्टिज्म है, कितना ज्यादा अपने टेक्निकल वोटिंग का पैटर्न। जी कासिम जी, यही मैं सवाल यही लेना चाहूंगा, क्योंकि बात संघमित्रा मौर्य, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा और सपा की राजनीति पर जब आ ही गई है, तो ये भी बात करनी जरूरी हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का एक तरह से कहिए कि चमत्कारिक प्रदर्शन था, वो गैर यादव, ओबीसी और दलित वोटों को लेकर था कि ये वोट कंसोलिडेट हुए बीजेपी के लिए, तो वो हर सीट पर विनिंग फैक्टर बन गए। वो चाहे अक्रॉस कोई सीट हो, इवन अमेठी जैसी सीट जो गांधी परिवार का डेन मानी जाती थी, वो तक कांग्रेस के हाथ से निकल गई। कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, न रामपुर सुरक्षित रहा, न आजमगढ़ सुरक्षित रहा, न अमेठी सुरक्षित रही। लेकिन 2022 की राजनीति के आंकड़े जब हमारे सामने आए, तो हमने ये देखा कि जो नेता जाति की राजनीति करते हैं, वो अगर अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट हुए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो वो कुछ न कुछ अपना असर डालने में कामयाब रहे। गैर यादव ओबीसी वोट सपा गठबंधन को मिलते हुए हमने देखा। फिर हमारे सामने खतौली सीट का परिणाम भी आया, जहां चंद्रशेखर आजाद के जुड़ने से, और एक बार अगर मान भी लें कि उस कैंपेन से अखिलेश यादव को थोड़ा माइनस किया गया, लेकिन वो था तो सपा गठबंधन ही। दलित वोट भी खतौली सीट पर उपचुनाव में हमें देखने को मिले। तो क्या आपको लग रहा है कि 2024 में यह स्थिति थोड़ी थोड़ी बदल रही है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो राजनीति कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी को मुफीद साबित होने जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जैसे कुल भाई कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में दो बिरादरियां बहुत मजबूती के साथ टेक्टिकल वोटिंग कर रही हैं। पहले अपना कैंडिडेट देखती हैं, अपनी बिरादरी देखती हैं, बाद में पार्टी देखती हैं। 2014 में कुर्मी ने वो काम नहीं किया था जो पहले करता रहा था, लेकिन 22 में फिर आपने देखा कि सबसे ज्यादा विधायक कुर्मी ने जिता लिए। उसी पैटर्न पर मौर्य कुशवाहा भी है। वो पहले अपनी बिरादरी देखता है, उसके बाद फिर वो पार्टी देखता है। बिरादरी का कैंडिडेट अगर अकेला पा गया तो फिर वो पार्टी वार्टी नहीं देख रहा है। तो इसलिए ये कहना कि ये वोट शिफ्ट कर लेगा, मैं कुलवैसी से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल कोई किसी के साथ वोट शिफ्ट नहीं, इन दो बिरादरियों में यही हाल कुर्मी का है, यही हाल मौर्य का है। बल्कि उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में आप देखें तो नॉन यादव ओबीसी में सिर्फ लोध एक ऐसी बिरादरी है जो आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा की कमिटेड वोटर है। और लोध के बाद अगर अब आप देखें तो चूंकि निषाद पार्टी साथ में है, तो निषाद को भी आप उस तरह मान सकते हैं कि निषाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है। बाकी जो बिरादरियां हैं, जैसे चौहान है, चौहान भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है। वो जो है सपा के साथ भी रहा, देख लीजिए कि दारा सिंह चौहान को आप देखिएगा, उसके अलावा उनके साथ भी रहा, भाजपा के साथ भी रहा। तो ये जो बिरादरियां हैं, और इसमें गुर्जर है, गुर्जर ने तो साबिती कर दिया कि लोग कहते रहे कि वो दूसरे जिले से आए हैं, दूर से आए हैं, बाहरी कैंडिडेट हैं, बाहुबली हैं, लेकिन खतौली जैसी सीट को उन्होंने छीन लिया मदन भैया ने। तो ये समीकरण प्रदेश की जो स्थिति होगी उस पर डिपेंड करेगा। अखिलेश यादव आज की तारीख में नो डाउट बहुत मजबूत है, और अखिलेश यादव ही विपक्ष का चेहरा है। विपक्ष में अखिलेश यादव का कोई सानियों को मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन 2024 की राजनीति जो होगी, 2024 में जो भी होगा वो गठबंधन के सहारे होगा। और ये छोटा गठबंधन जो है, जिसमें आप अभी फिलहाल देख रहे हैं कि अब बचे हैं तो सिर्फ जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल कितनी दूर तक जाएंगी ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, और जयंत चौधरी भी क्या उस 2 सीट 3 सीट पे मान जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और जिस तरह से जयंत कांग्रेस की तारीफ करते हुए मिलते हैं, अखिलेश यादव साफ साफ कांग्रेस पे हमला करते हुए दिखाई देते हैं। जिस दिन अखिलेश यादव उससे सुप्रीम कोर्ट ने जज से रिलीफ पाते हैं, तो उनके प्रवक्ता अमीर जामई कहते हैं कि कांग्रेस और सपा दोनों ने केंद्रीय एजेंसियों का, कांग्रेस और भाजपा दोनों केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, मतलब कांग्रेस को निशाने पर रखते हैं। इसके अलावा कांग्रेस से अखिलेश यादव ये भी शायद धमकाने के लिए या ब्लैक मतलब दबाने के लिए या उनको मैसेज देने के लिए रायबरेली और अमेठी में लड़ने की बात होने लगती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भविष्य में भावी गठबंधन ही तय करेगा। कि देखिए, केंद्र के चुनाव में कांग्रेस एक प्लेयर के रूप में उभरती है,
मैं इस बात को कोई भी इनकार नहीं करता कि कांग्रेस की एक भूमिका बन जाती है, क्योंकि भाई ऊपर का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है। या तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने सरकार बना ली होती, सबको हरा दिया होता, तब ये होता कि नहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने जिताया है, तो जिस तरह से ममता के साथ बंगाल में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में होगा उसको फायदा जरूर मिलेगा। और एक चीज हम लोगों ने देखी है कि यादव कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से अगर आता है तो एमपी हो जाता है, वो एमएलए हो जाता है। ये हम लोगों ने खूब देखा है, ऐसी सीटों पे जरूर हो जाता है जहां मुस्लिम लड़ रहा होता है समाजवादी पार्टी से। ये भी हमने आप में देखा है। और हमने ये भी देखा है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक बार 6 यादव जितवा लिए थे, डीपी यादव से लेकर रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, भालचंद यादव, मिसचंद यादव, और क्या एक और यादव थे बालेश्वर यादव, इस तरह से 6 एमपी जीत गए। तो और मुलायम सिंह यादव का जमाना समाजवादी पार्टी की सरकार। तो ये जो जातियों का उत्तर प्रदेश का गणित है जिसको मोदी ने तोड़ दिया था, अगर वो काम करना शुरू कर देगा तब तो सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। अखिलेश को कितना नुकसान होगा, मायावती को कितना फायदा होगा, कांग्रेस को क्या मिलेगा, ये तो बात का सवाल है। सवाल ये कि अगर जातियों का ये गणित टूटता है और जातियां जातियों के साथ जाती हैं, जिस चीज को भारतीय जनता पार्टी मोदी के आने के बाद तोड़ ले गई थी, उसमें एक चीज जरूर है रजत भाई, कुबूल भाई भी हैं और आप भी हैं, अमीश भाई भी हैं। मेरा एक जो शक है वो ये जो रिपोर्ट अभी आई है क्या कहते हैं आरक्षण वाली, इस रिपोर्ट में अगर भारतीय जनता पार्टी 7, 9, 11 प्ले करती है तो अखिलेश यादव के लिए फिर दिक्कतें होंगी और समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कतें होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर आराम से 7, 9, 11 में फिर ये 7 वाले जो हैं जिसमें यादव हैं, कुर्मी हैं, जाट हैं, ये एक तरफ दिखाई देंगे। और विधानसभा के चुनाव में जो लोकसभा की स्थितियां हैं, अगर उसकी स्टडी की जाएगी, जिसको कुबूल भाई बहुत अच्छी तरह से करते हैं, मुझे लगता है कि जो आज 60-70 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, 45-50 सीटें रेड लाइन पे हैं। उसको अगर आप देखें विधानसभा के हिसाब से लगभग इतनी सीटें, मतलब जितने से वो जीते थे, जितनी उनकी लीड थी, उस हिसाब से रेड लाइन पे 50 के लगभग सीटें। तो ऐसे में हम लोग उस पर चर्चा न करके खाली इसकी चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संघमित मौर्य की, लेकिन जब संघमित मौर्य से बात करते हुए आजमगढ़ तक जाते हैं तो कम से कम 10 सीटें ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई दिखाई देती है। अमीश भाई बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं आरक्षण वाली, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आज हम बात कर रहे थे कि क्या संगठन टिकट देगी नहीं देगी, सवाल भी हमने आपसे पूछा था और इसका जो जवाब है वो आप कह रहे हैं, मतलब आप दर्शक लोग, कि 74% ऐसे लोग हैं जो मान रहे हैं कि नहीं मिलेगा, 29% लोग मानते हैं मिलेगा। यानी कि जो बात हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, जो बात हमारे ब्यूरो चीफ कह के गए कि बहुत मुश्किल है संघमित्रा मौर्य के लिए, उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि वो बीजेपी के साथ हैं या नहीं है। और समाजवादी पार्टी में उनके लिए कोई सीट तलाशी जा सकती है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी प्रासंगिक बने हुए हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन एक जरूरी जानकारी ये कि 17 और 18 मार्च को यूपी तक आ रहा है अयोध्या में होगा उत्सव, और इस उत्सव में बातचीत होगी, कई सारे राजनीतिक लोगों से सवाल जवाब होंगे और साथ ही साथ होगा थोड़ा सा मनोरंजन भी, नाच गाना भी होगा, आपसे बातचीत होगी। आपको करना यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन करके, जो लिंक आपको हम देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पहुंच जाना है। सारी सुविधाएं फ्री है, कुर्सी पकड़ लीजिए और मौज के साथ 2 दिन सरयू किनारे हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सैयद कासिम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कबूल जी आपका शुक्रिया, अमीर जी आपका शुक्रिया और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी आपसे लाइव में सीधे अयोध्या में। नमस्कार।